नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारी। सत्ता में सबसे पहले बात करेंगे इजराइल के लेटेस्ट ऑपरेशन की, जिसके विध्वंसक सबूत दक्षिणी गाजा में देखने को लगातार मिल रहे हैं। खान यूनिस में इजराइल की बमबारी में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। अब यहां मौजूद 4 लाख लोग दहशत में हैं। अब इजराइल आगे क्या करेगा, इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। जिस हमास के लिए कई अरब देश धर्म के नाम पर प्रेम दिखा रहे थे, उसी हमास के लड़ाके मुस्लिमों को बेहिचक गोली मार रहे हैं। वॉर जोन से हमास और इजराइल के बीच शुरू हुए नए वीडियो वॉर की यह कहानी बेहद चौंकाने वाली है। अरब देशों की आंखों पर बंधी धर्म की पट्टी को हटाने वाली है। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह इजराइल को रॉकेट दम दिखा रहा है। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ को नसरल्ला के लड़ाके चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं। धमाकेदार रील से आपको बताएंगे कैसे इजराइल हिजबुल्लाह से निपट रहा है। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले टीम इंडिया की जर्सी पर सियासत शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भगवा जर्सी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हर चीज का भगवाकरण स्वीकार नहीं होगा। बीजेपी ने इस पर ऐतराज जताया है। इस खबर पर हमने सत्ता की एक स्पेशल कुंजी तैयार की है, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सत्ता के न्यूज मित्रों को चुनावी अपडेट देने पीएम मोदी ने राजस्थान के नागौर में जनसभा को संबोधित किया, जहां सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि लाल डायरी ने उन्हें डरा दिया है। गहलोत की विदाई का समय आ गया है। सत्ता के क्रिकेट प्रेमी न्यूज मित्रों को हम अपडेट दे दें। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मुकाबले को देखने के लिए जाएंगे। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड भी मौजूद रहेंगे। यूपी में हलाल प्रमाण पत्र के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा है। योगी सरकार हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर बैन की तैयारी कर रही है। हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें, हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब होता है खाने वाला सामान शुद्ध है और इस्लाम के मुताबिक तैयार किया गया है। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गाजा में तबाही राउंड 2 की बात करते हैं, जिसका आगाज हो चुका है, जिसमें बारूद की मात्रा अब कुछ ज्यादा है। उत्तरी गाजा पर इजरायली कब्जा। मिशन साउथ गाजा का विध्वंसक आगाज। פועל עם מטרות מאוד מאוד ברורות למלחמה הזאת. הפעולה הזאת היא גם פעולה קרקעית. खान यूनिस में इजराइल ने बरसाए बम। हमास कमांडर्स का डेथ वारंट जारी। हमास ने मुस्लिमों को भी नहीं छोड़ा। अरब देशों की आंखें खोलने वाला वीडियो। लेबनान फ्रंट पर जोरदार तैयारी। अब हिजबुल्लाह को मिटाने की बारी। בצפון, מטוסי קרב תקפו מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון. इंटरनल फ्रंट पर भी फंसा इजराइल। अब फ्यूल पर भी बटा नेतन्याहू कैबिनेट। वॉर जोन की सबसे सटीक जानकारी TV9 एक्सक्लूसिव। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध के नेक्स्ट लेवल विध्वंस की, जिसमें गोला बारूद की मात्रा ज्यादा है, इंसानों की मौत की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो सकती है। बम और मिसाइल वाले प्रहार की मात्रा ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पिछले 24 घंटों से गाजा को लेकर जो आशंका जताई जा रही है, अब वो यकीन में बदलती नजर आ रही है।
सत्ता में न्यूज मित्रों को हमने बताया था कि इजराइल उत्तरी गाजा की तरफ दक्षिण गाजा में भी हमास पर भीषण चोट करेगा। अब इसका आगाज हो चुका है। दक्षिण गाजा के खान यूनिस इलाके में हुई ताबड़तोड़ बमबारी ने इस युद्ध को रूस यूक्रेन जंग से भी विभत्स, विनाशकारी और विस्फोटक बना दिया है। मतलब ये कि हमास के संपूर्ण विनाश का डेथ वारंट तैयार हो चुका है। गाजा में बमबारी 2.0 पर विस्फोटक वीडियो कुंजी हम आपको दिखाएंगे। पहले इस पर नजर डालते हैं कि कैसे पूरे गाजा में हमास के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इजराइल के आक्रामक तेवर के बाद सवाल है, क्या उत्तर से दक्षिण गाजा तक हमास का संपूर्ण संगठन मिट्टी में मिल जाएगा? उत्तर गाजा से आए इजराइल की सत्ता के संकेत भी कुछ ऐसे ही हैं। उत्तरी गाजा के कोने कोने में इजराइल के लहराते झंडे हैं, गरजते टैंक हैं। इन जगहों पर कभी हमास के निशान होते थे। इजराइल के राउंड 2 फाइनल असॉल्ट से यह भी आशंका जताई जा रही है, क्या जिस तरह उत्तरी गाजा में इजराइल की वायुसेना ने बमों की बरसात की, न अस्पताल देखा, न स्कूल देखा, न दफ्तर देखा, न मस्जिद देखी, न यूनिवर्सिटी देखी, क्या ऐसा ही अब दक्षिणी गाजा में होने वाला है? ऐसे ही सवाल मिसाइल प्रहार को लेकर भी हैं। क्या जिस तरह से उत्तरी गाजा ने मिसाइलों से तबाही देखी, अब दक्षिण गाजा में भी ऐसे ही हालात होने वाले हैं? हमास के सारे ठिकाने धुआं धुआं होने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर से दक्षिण तक इस्माइल हानिया का एक भी लड़ाका नहीं बचेगा, क्योंकि इजराइल का दावा है कि उत्तरी गाजा में वो करीब करीब सारे लड़ाकों को मार चुका है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर से दक्षिण गाजा तक मिटने के बाद कतर में बैठा इस्माइल हानिया क्या करेगा? उसका अगला कदम क्या होगा? अब आपको दक्षिण गाजा में भीषण बमबारी से बची भारी तबाही वाला एक भयानक सीन भी दिखा देते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि इजराइल के दूसरे ऑपरेशन वाला अवतार कितना विकराल है और आगे क्या हो सकता है। खान यूनिस में आईडीएफ ने बमबारी की, जिसमें 26 लोगों की मौत का दावा किया गया। बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए। दावा है कि उत्तरी गाजा में इजराइल के अटैक से डरकर बड़ी संख्या में लोग खान यूनिस की ओर शिफ्ट हुए, जिसमें हमास के लड़ाके भी हैं। यही वजह है कि इजराइल अब इस तरफ भी तबाही ला रहा है। इजराइल की ओर से खान यूनिस को खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रेगेव ने चेतावनी दी। आईडीएफ ने कई इलाकों में पर्चे गिराकर खान यूनिस खाली करने को कहा। इजराइल सेना का दावा है कि खान यूनिस हमास का गढ़ है। आपको बता दें, सिर्फ खान यूनिस में ही 4 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। अगर पूरे दक्षिणी गाजा की बात करें तो यहां 11 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी है। इजराइल की सेना के सामने बड़ा प्रश्न यह भी है कि आगे अब क्या कार्रवाई होगी। आपको बताते हैं कैसे उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक इजराइल का प्लान तैयार किया गया है। उत्तरी गाजा में जगह जगह इजराइल के झंडे अब दिखाई दे रहे हैं, जिसे आप विजय ऐलान के तौर पर मान सकते हैं। उधर दक्षिण गाजा में बमबारी हुई, जिसे आप विध्वंसक ऐलान मान सकते हैं। जिस तरह उत्तरी गाजा में हमास के सारे ठिकाने लगभग खत्म हो चुके हैं, अब दक्षिण में भी इजराइल की सेना एक एक ठिकाने के खात्मे के लिए FFF प्लान में जुट गई है, जिसकी नीति है फाइंड, फिक्स और फिनिश। हमास के ठिकानों की तरह हमास के लड़ाके भी उत्तरी गाजा में मारे जा चुके हैं। बड़ी संख्या में लड़ाके अब दक्षिण गाजा में जा छिपे हैं, जिनमें कई टॉप कमांडर्स भी शामिल हैं। यहां भी इजराइल की नीति क्लियर है, संगठन का ऊपर से सफाया करो। खान यूनिस में हमले में कई कमांडरों के मारे जाने की भी खबर है। कमांडर्स की तरह हमास के लड़ाके भी दक्षिण गाजा में इसी तरह मारे जा रहे हैं। मतलब हमास के खात्मे का डेथ वारंट तैयार हो चुका है। इजराइल के एक्शन का आगाज भी हो चुका है। जिस तरह का खूबसूरत नजारा मेडिटेरियन सी के किनारे इजराइल के इस शहर का आपको नजर आ रहा है, कुछ ऐसा ही मेडिटेरियन सी के किनारे गाजा पट्टी का शहर है, जो बेहद ही खूबसूरत था, लेकिन आज की तारीख में वो पूरी तरह से लहूलुहान हो गया है। माना यह जा रहा है कि नॉर्थ गाजा में इस लड़ाई को 80% जीतने के बाद इजराइल ने अब यह ऐलान कर दिया है कि इसी तरह का ऑपरेशन अब वो साउथ गाजा में भी चलाएगा। लिहाजा खान यूनिस शहर में हेलीकॉप्टर्स के जरिए पर्चे गिराए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि इस शहर को भी लोग छोड़कर चले जाएं। इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ गाजा से लगभग 9 से लेकर 11 लाख की पॉपुलेशन शिफ्ट हो चुकी है साउथ गाजा में। नॉर्थ गाजा में हमास के वो तमाम कमांडर्स, लड़ाके और जो जमीन पर उसके स्लीपर सेल थे, उन सभी ने शरण ले ली है साउथ गाजा में।
लिहाजा नॉर्थ गाजा को पूरी तरह से कब्जा करने के बाद अब साउथ गाजा में ऑपरेशन शुरू होगा और उसका मकसद यह है कि हमास को कैसे खत्म किया जा सके। צה"ל פועל עם מטרות מאוד מאוד ברורות למלחמה הזאת. הפעולה הזאת היא גם פעולה קרקעית, היא פעולה מהאוויר, היא פעולה מהים. אנחנו נחושים להמשיך ולהתקדם. הדבר הזה יקרה בכל מקום שבו נמצא חמאס, והוא נמצא גם בדרום הרצועה. खान यूनुस एक अपने आप में बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है साउथ गाजा में। सबसे बड़ी चुनौती आपके ग्राउंड फोर्सेस को होगी, क्योंकि यहाँ का बिल्टअप एरिया इतना डेंस है कि इसमें मुझे लगता है एक एक दिन लग जाएगा आपको 100-100 मीटर अंदर आने में। ये अपने आप ओवरऑल एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। जिस तरह की बमबारी, हवाई बमबारी, रॉकेट और मिसाइल के हमले नॉर्थ गाजा में किए गए थे, अगर ऐसा ही हमला उसी तादाद में बारूद गिराया जाता है तो बहुत बड़ा नरसंहार हो सकता है और इसको लेकर पूरी दुनिया में इजराइल घिर सकता है। दक्षिण गाजा वाले प्लान के साथ साथ इजराइल उत्तरी गाजा में जो इलाके बचे हैं, जहां हमास के कुछ लड़ाके अभी भी एक्टिव हैं, वहां इजराइल की सेना ने आक्रमण में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। हमास पर आईडीएफ पिन पॉइंट अटैक कर रहा है। आपको बता दें, गाजा में अब तक इस युद्ध में मौत का आंकड़ा 12,000 के पार हो चुका है। इसका सबसे दर्दनाक पक्ष यह है कि मरने वालों में 5,000 बच्चे भी शामिल हैं। करीब 4,000 महिलाओं की भी जान जा चुकी है। 2700 ऐसे लोग हैं जो युद्ध के बाद से लापता हैं। यह दावा गाजा की हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से किया गया है। आपको उत्तरी गाजा में लेटेस्ट हमले का एक वीडियो भी दिखा देते हैं, जिसमें इजराइल की सेना हमास के साथ साथ हमास को साथ देने वाले संगठन इस्लामिक जिहाद की पोस्ट को भी तबाह कर रही है। इस्लामिक जिहाद पहले दिन से हमास के साथ है। हमास के साथ मिलकर इजराइल की तरफ रॉकेट अटैक करता है, इजराइल की सेना और टैंकों पर छिपकर प्रहार करता है। यही वजह है कि अब इजराइल इनके ठिकानों को टारगेट कर रहा है। दूसरा वीडियो हमास के ठिकाने पर हमले का है। एक इमारत की छत पर हमास के लड़ाके घूम रहे थे। इसी दौरान पिन पॉइंट टारगेट कर इजरायली सेना ने उसे कुछ सेकंड में ही मार गिराया। यह इजराइल के एक्शन का वीडियो सबूत है। और अब आपको बताते हैं कि कैसे हमास को भी जब भी मौका मिलता है इजराइल पर हमले कर देता है। ये वीडियो हमास की ओर से जारी किया गया है, जिसमें हमास के लड़ाके आरपीजी से गोले दागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो हथियार हैं जो इजराइल के लिए जमीनी युद्ध में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। उत्तरी गाजा में ऑपरेशन के लंबा खिंचने में ऐसे हथियारों की बड़ी भूमिका रही है। गाजा में इजराइल की आक्रामक कार्रवाई पर दूसरे देशों की भी कड़ी नजर है। जहां इजराइल किसी भी कीमत पर हमास पर कोई रियायत दिखाने के मूड में नहीं है, वहीं दूसरे देश इस पर अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ बयानों से आपको बताते हैं कैसे जुबानी माहौल भी विस्फोटक हो चुका है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का साफ साफ कहना है कि गाजा का भविष्य बदलना होगा, जैसे जर्मनी और जापान का भविष्य बदला गया। इसके लिए हमास को मिटाना ही एकमात्र विकल्प है। इजराइल की संसदीय सभा केनेसेट के डिप्टी स्पीकर निसिम वातुरी ने कहा कि गाजा को जला दो, जब तक बंधक वापस नहीं किए जाते गाजा को ना पानी दो ना फ्यूल दो। आईडीआर प्रवक्ता डेनियल
हगारी भी बहुत ही आक्रामक तेवरों के साथ दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी हमास के लड़ाके हैं वहां हम हमले करेंगे, दक्षिण गाजा भी इसमें शामिल है। इजराइल के इस तेवर के बीच जर्मनी और तुर्की आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, जहां जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का कहना है कि इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है, इजराइल के अधिकार का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का कहना है कि बच्चों को मारना, अस्पतालों पर हमला करना, इस तरीके की बातें यहूदी धर्म ग्रंथ में भी नहीं लिखी गई हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות המבצעית בבית החולים שיפה, לאתר תשתיות תת-קרקע, איתרנו היום עוד תשתיות תת-קרקע, ולאסוף כל פיסת מידע על החטופות והחטופים. כוחותינו פועלים כעת במרחב, חוקרים ובודקים. Aber das ändert nichts daran, dass die Notwendigkeit existiert, die Selbstverteidigung Israels auch möglich zu machen und nicht in Frage zu stellen. Kiliseler vuruluyor. Tüm bunlarla beraber hastaneler vuruluyor. Halbuki bütün bunların yanında hastanelerin vurulması, جمعنا مع بعض صرنا 5 عائلات حوالي 70 أو 60 أو 64 نفر، يعني من 60 ل 70 نفر بالراحة. We used to say that the word neighbors, but they are not our neighbors anymore. They became definitely our enemies since they chose to attack our homes. For a situational assessment, we have discovered alarming evidence of Hamas's entrenchment in schools, mosques, and hospitals. Not only does Hamas store weaponry here, but fires from within the actual classrooms. Yet Hamas blatantly endangered civilians to protect themselves. और अब सीधे आपको वॉर जोन में लेकर चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, दक्षिण गाजा में बमबारी कल से शुरू कर दी गई है, आप क्या मान रहे हैं? आप तो वहां पर मौजूद हैं, लगातार आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उन जगहों पर जा रहे हैं। क्या उत्तरी गाजा से भी ज़्यादा खतरनाक विध्वंसक स्थिति दक्षिण गाजा में होगी? देखिए, अगर जो मुझे नज़र आ रहा है और जो कुछ भी दिख रहा है राहुल जी, उसके मुताबिक एक बड़ा नरसंहार होगा। यहाँ तो सिर्फ 5000 बच्चे और 4000 महिलाएं मारे गए, लेकिन वहां पर यह तादाद बहुत बड़ी होगी। अब आप सोचिए कि 20 लाख में से 40,000 लड़ाकों को ढूंढना है। कोई टेक्नोलॉजी दुनिया की ऐसी नहीं है जो उन 40,000 लोगों को आइडेंटिफाइड कर सके। उसको मारने के लिए वो क्या करेंगे? मिसाइल दागेंगे, ग्राउंड फोर्स से हमला करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, और तो और जिस तरह के बम गिराए गए थे नॉर्थ गाजा में, ऐसे गिराए जाएंगे। अब पहले लोगों के पास ऑप्शन था कि लोग नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा गए, लेकिन आज की तारीख में अब ऑप्शन खत्म हो गया है। कोई देश उनको स्वीकारने को तैयार नहीं है, वो कहीं जा भी नहीं सकते हैं, और बम ऊपर से गिराए जाएंगे तो क्या होगा? एक बड़ा नरसंहार होगा, और उसको कोई रोकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। इजराइल न सिर्फ हमास का डेथ वारंट जारी कर चुका है, बल्कि हमास की पोल भी लगातार खोल रहा है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, इजराइल एक एक करके ऐसे ऐसे सबूत पेश कर रहा है जिससे हमास बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहा है। सत्ता की अगली कुंजी में हम आपको इजराइल द्वारा पेश ऐसे ही कुछ सबूत दिखाएंगे जिससे हमास की गाजा वाली जंग का जो नैरेटिव है वो पंचर हो जाएगा। हमास अब तक कहता रहा है कि वो गाजा के मुस्लिमों की जंग लड़ रहा है, लेकिन आईडीएफ ने मुस्लिमों के लिए लड़ने वाले इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो 7 अक्टूबर का है। इस वीडियो में हमास के लड़ाके अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, जो भी उनके सामने आता है उसे वो गोलियों से भून देते हैं। आईडीएफ द्वारा जारी इस वीडियो में दावा किया गया है कि जब हमास के लड़ाके फायरिंग कर रहे होते हैं तभी एक व्यक्ति खुद को मुस्लिम बताता है
मुस्लिम मुस्लिम कहकर वो चिल्ला रहा होता है, अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, लेकिन हमास के लड़ाके बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर देते हैं। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि आईडीएफ ने इसे जारी क्यों किया, किसके लिए किया और इससे वो चाहता क्या है। وقف هاتك وقف وقف تعال اطلع برا اطلع برا بقول لك اطلع ارفع ايديك ايدك فوق 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 ايدك فوق ايدك فوق اطلع برا 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 اطلع برا تعال اطلع برا تعال هاي كلب نطور ايش اسمك ايش اسمك ايش اسمك ايش اسمك انا عيم انا عيم انت بطلع عيم حقت لك عيم وين ريم وين ريم وين ريم وين ريم بقول لك وين ريم اخر سؤال بقول لك وين ريم لفرتك راسك باش خاطرك بدك سرقت وين ريم هاي اطلع فكر فيا صبر شوي اطلع قول اقعد جوا قول اقعد تقهر خذ جوا من عرب باطل ربطوه ربطوه سيارة من هذه سيارة منها سيارة من هذه سيارة من هذه يا حيوان طيب انت تدلنا على العيم وين العيم؟ العيم يمكن لحظة اخوي خليني افهمك تحكيش ولا كلمة بدكاش تدلنا بدي اطلع طلقة عم حظك الحين بدي اخذ طلقة في السكين انزل انزل برا السيارة انزل 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 برا السيارة على الارض على الارض على الارض على الارض على الارض خذ الارض بسرعه خذ الارض بقول لك بسرعه خذ الارض بسرعه خذ الارض بقول لك خذ الارض بسرعه بسرعه اصبر شوي اصبر شوي ايدك ورا ظهرك خذ ايدك ورا ظهرك اقع وجهك ماشي ماشي ربطوه الخنزير هذا ربط الخنزير ارفع ايدك ورا ظهرك ايدك ورا ظهرك ايدك ورا ظهرك ايدك ورا ظهرك ربطيه الحين بدي اخلص عليه تحكيش ولا كلمه الحين تحكيش ولا كلمه الحين تعرف الله لا تشتغل عند الهود كفار تقول تعرف الله والله ما بتعرف الله انت يا كلب عند الكفار تشتغل दरअसल इस वीडियो को जारी करके इजराइल अरब देशों को यह समझाना चाह रहा है कि हमास का एक ही मकसद है, आतंक फैलाना। उसे ना यहूदियों से मतलब है और ना ही मुस्लिमों से। इजराइल ये बता रहा है कि अगर हमास को मुस्लिमों से हमदर्दी होती तो वो मुस्लिम व्यक्ति पर हमला नहीं करता, उसे छोड़ देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस वीडियो को जारी करने के पीछे इजराइल का यही मकसद है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि इजराइल को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि हमास के कमजोर पड़ने पर गाजा युद्ध पूरे पश्चिमी एशिया में न फैल जाए। मुस्लिमों पर अत्याचार के नाम पर कहीं मुस्लिम देश एकजुट हो गए तो इजराइल की समस्या बढ़ सकती है। अमेरिका और इजराइल दोनों ये नहीं चाहते कि युद्ध का ज्यादा विस्तार हो। अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में ईरान की एंट्री भी नहीं चाहते हैं। ईरान समर्थक विद्रोही संगठन खुलकर युद्ध में ना कूदें, इसलिए हमास के सच को लगातार दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी पिछले दिनों रियाद में अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में ये बातें हुई कि इजराइल मुस्लिमों को टारगेट कर रहा है। मुस्लिम देशों में इजराइल को बॉयकॉट करने की बात भी चल रही है। यही सब देखते हुए इजराइल लगातार इस कोशिश में है कि हमास खुद को मुस्लिमों का रहनुमा घोषित ना कर पाए। फिलिस्तीन की धरती पर मुसलमानों के सबसे बड़े सिपहसालार होने का दावा करने वाले हमास के लड़ाकों की जो फौज है उसको एक्सपोज करने वाला एक वीडियो इजराइल ने जारी कर दिया है। हालांकि हमास तो यह दावा करता है वो मुसलमानों के लिए ये जंग लड़ रहा है, लेकिन कैसे खुद को शील्ड देने के लिए हमास के लड़ाके मुस्लिमों को ही मार रहे हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो इजरायली फोर्स ने जारी करके तमाम अरब देशों में खलबली पैदा कर दी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आर्म्ड रिबेलियन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप इनको कहिए, इनका सिंगुलर एम होता है एनिमी का डिस्ट्रक्शन या हार्म टू द एनिमी। अब इनको मीन्स के बारे में कोई परवाह नहीं होती कि उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं या कोलैटरल हो रहा है या कॉमन पीपल सफ़र कर रहे हैं।
अब जो वीडियो इजराइल ने जारी किया है उसके बाद हमास पूरी तरह से मुसलमानों के मुद्दे पर एक्सपोज हो गया है, जिसके बाद जिस तरह का समर्थन अरब देशों में हमास को मिल रहा था, अब वो समर्थन खोता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अरब देशों में खलबली जैसा माहौल है और इस वीडियो के जरिए इजराइल एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हमास के लड़ाके सिर्फ अपना भला चाहते हैं, उन्हें कौम से, मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। अगर वैसे इजराइल की पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले इजराइल अस्पतालों के वीडियो जारी कर यह दावा कर चुका है कि हमास अस्पतालों को अपने कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। इसके लिए आईडीएफ ने अस्पताल में सुरंग का भी वीडियो जारी किया था। यहां बड़ी संख्या में लैपटॉप, हथियार समेत कई विस्फोटक रखे हुए थे। अस्पताल के दूसरे वीडियो में इजराइल ने हथियारों की पूरी डिपो ही दिखा दी। बड़ी संख्या में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। दावा किया गया था कि अस्पताल में हथियार रखे गए थे। एक और वीडियो में इजराइल ने बच्चों के बेड पर रॉकेट रखने का दावा किया। बेड पर बड़ी संख्या में हथियार भी थे और विस्फोटक भी रखे गए थे। इन वीडियो के जरिए इजराइल हमास को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई उसकी मदद के लिए आगे ना आए। वैसे हमास को मुस्लिम देशों से अलग थलग करने में इजराइल को कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन इजराइल में वॉर कैबिनेट कई मुद्दों पर अब बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल दो ऐसे मुद्दे हुए जिसमें इजरायली कैबिनेट में गंभीर मतभेद देखने को मिले हैं। पहला बंधक डील पर, दूसरा फ्यूल सप्लाई पर। दूसरे मुद्दे की बात पहले करते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट है। दरअसल गाजा पट्टी में शरणार्थियों के लिए काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRW को वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर रोज कम से कम 1,60,000 लीटर ईंधन की जरूरत है। इजराइल कैबिनेट ने ईंधन की सप्लाई को सहमति दे दी, लेकिन कई इजरायली मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे अमेरिका का दावा है कि उसके दबाव के कारण ऐसा हो पाया है। दूसरा मुद्दा है बंधकों की रिहाई का। दरअसल कतर ने गाजा में इजराइल के हमलों को रोकने के लिए एक शांति प्रस्ताव पेश किया है। इसमें हमास के कब्जे से 50 इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले गाजा में 3 दिनों से सीज फायर की बात कही गई है। इजराइल वॉर कैबिनेट के कई मंत्री इसके पक्ष में हैं तो कई इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल अब तक ये फैसला नहीं ले पाया कि उसे बंधकों की रिहाई वाली डील करनी है या फिर नहीं करनी है। वैसे मतभेद सिर्फ इजराइल के वॉर कैबिनेट में नहीं है, बल्कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के शिखर सम्मेलन में भी गाजा युद्ध पर भारी मतभेद रहा। शी जिनपिंग और जो बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक के बाद भी युद्ध रोकने पर एपेक्स साझा अपील नहीं कर पाया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इस बैठक में गाजा से लेकर यूक्रेन युद्ध तक पर बात हुई, लेकिन युद्ध कैसे रुकेगा, कब रुकेगा, इस पर दुनिया के सुपर पावर्स के बीच सहमति नहीं हो पाई। ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया ने एक संयुक्त बयान जारी करके युद्ध को तुरंत रोकने की अपील जरूर की, लेकिन अमेरिका और चीन के बयान में ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी जो हो रहा है होने देते हैं, अपने हथियार बेचते रहते हैं। कुल मिलाकर एपेक की बैठक मिलने जुलने और फोटो खिंचवाने से ज्यादा किसी भी काम नहीं आई। तो बम बारूद और विस्फोटकों वाले युद्ध से अलग अब सत्ता में बात करते हैं क्रिकेट के मैदान में होने वाले सबसे बड़े युद्ध की। वो युद्ध जिसमें हार और जीत से विश्व विजेता तय होने वाला है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। इसके लिए अद्भुत तैयारियां चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच देखने के लिए अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम भी फाइनल देखने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचेंगे। कई केंद्रीय मंत्री, दूसरे देशों के उच्चायुक्त और राजदूत और उद्योगपति कल मैच देखने के लिए मौजूद रहेंगे। मैच शुरू होने से पहले आईएएफ की सूर्यकिरण टीम स्टेडियम के ऊपर करतब दिखाएगी। इसमें 9 हॉक विमान कलाबाजी का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड कप के पूर्व विजेता कप्तानों को मैच के दौरान सम्मानित भी किया जाएगा। वर्ल्ड कप चैंपियंस के विजयी लम्हों की 20 सेकंड की रील बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। संगीतकार प्रीतम की अगुवाई में 500 डांसर्स भी स्टेडियम में प्रस्तुति देंगे और मैच खत्म होने के बाद 1200 ड्रोन रात में मनमोहक आकृतियां बनाएंगे। इसके बाद आतिशबाजी की जाएगी। यानी ये वर्ल्ड कप फाइनल यादगार होने वाला है। कल अहमदाबाद में वर्ल्ड कप मैच के पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद बहुत कुछ होने वाला है। और जब इतना कुछ हो और विवाद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे ये विवाद क्रिकेट वर्ल्ड कप पर नहीं है, बल्कि टीम इंडिया की उस जर्सी पर है जो वो अभ्यास के दौरान पहनते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीम इंडिया के प्रैक्टिस जर्सी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया अपने प्रैक्टिस सेशन में नीली जर्सी पहनती थी, लेकिन उनकी ड्रेस भी भगवा हो गई है। यहां तक कि मेट्रो स्टेशन को भी भगवा रंग में रंगा जा रहा है। अब हर चीज का नाम नमो के नाम पर रखा जा रहा है। इसे स्वीकार
नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान पर आपत्ति जताई है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि टीम इंडिया की भगवा जर्सी पर आपत्ति है, जिसे तिरंगे में सबसे ऊपर भगवा है, सूर्य की पहली किरण का रंग भगवा है, तो किन किन चीजों में भगवा हटाया जाए। आम जनता जिसको याद रखेगा वही सबसे बड़ा याद रखेगा। अभी तो सब गेरुआ बना दिया। We are proud of your Indian players, and I believe they will be the champion of the World Cup champion. उसको भी और गेरुआ बना दिया। उसको ड्रेस जब प्रैक्टिस करते हैं गेरुआ बना दिया। भारतीय क्रिकेट टीम की भगवा जर्सी के ऊपर सवाल खड़े करके ममता ने एक बार फिर से अपनी जहरीली मानसिकता का परिचय दिया है और ऐसा इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वोट बैंक के लालच में ही किया है। वैसे हम न्यूज मित्रों को यह भी बता दें कि टीम इंडिया किस रंग की जर्सी पहनेगी इसे बीसीसीआई तय करती है। इसमें बीजेपी या भारत सरकार का कोई भी रोल नहीं होता है। समय समय पर बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों की जर्सी को बदलती रहती है, ये स्थायी नहीं होता है। वैसे भी टीम इंडिया प्रैक्टिस में भले ही भगवा जर्सी पहने, लेकिन मैदान पर वो नीली जर्सी ही पहनती है। इसलिए क्रिकेट खिलाड़ियों की जर्सी पर राजनीति का रंग फेंकना अनावश्यक सा प्रतीत होता है। वैसे आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सरकार का फेवरेट कलर नीला और सफेद है। नीले और सफेद रंग को ममता बनर्जी सरकार थीम कलर के रूप में इस्तेमाल करती हैं। सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के ज्यादातर सरकारी भवनों को नीले रंग में रंगवाने की कोशिश की है। कोलकाता के मेयर ने एक बार तो मेट्रो स्टेशन और मेट्रो पिलर्स को नीले रंग में रंगने के आदेश दे दिए थे। पश्चिम बंगाल में सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों को भी नीले रंग में ही रंगा जाता है। ये रंगों की राजनीति का नया रंग है। इसे आप ममता बनर्जी कलर भी कह सकते हैं। हालांकि राजनीति के इस रंग का जनता के दिलो दिमाग पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है। भारत के लोग क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, क्रिकेट उन्हें जोड़ता है। इस जज्बे को राजनीति वाले रंगों में तोड़ना, विभाजित करना थोड़ा सा अटपटा है। ममता बनर्जी तो खुद भी पेंटर हैं, उन्हें रंगों की समझ तो है ही। उम्मीद है ये साधारण सी बात वो समझ पाएंगे। वैसे राजनीति सिर्फ रंगों की नहीं हो रही है, चुनाव की भी हो रही है। राजस्थान में चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। 23 तारीख को राजस्थान में वोट डाले जाएंगे। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरा जोर लगा दिया है। एक तरफ कांग्रेस के पास लूट का लाइसेंस है, वहीं दूसरी तरफ मोदी का गारंटी कार्ड है। आपका किस पर भरोसा है? पहले बीजेपी के लोग तेलंगाना में छाती फुला के निकले थे। 15 दिन में कांग्रेस पार्टी ने उनकी गैस निकाल दी। मोदी जी की गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए हमने।